Hello everyone, this is Deepsankar here, and today we are going to discuss on crop production and management. This is the fourth part of this chapter. Okay, already I have made three part of this chapter. Okay, तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि इरिगेशन क्या होता है और जब हम क्रॉप्स को सोइंग करते हैं उस टाइम फील्ड में कुछ अनडिजायर्ड कुछ पेट्स हो जाती है, कुछ प्लांट्स हो जाती है, उससे हम क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है और एक क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे ये जो क्रॉप्स होता है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं। राइट, तो चलो देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इरिगेशन होता क्या है। ठीक है, देखो हम सब क्या है ना, लिविंग बींग्स होती है। ठीक है, जिसको जीने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो डेवलपमेंट है, जितने लिविंग बींग इस इन्वायरमेंट में है, ठीक है, उन सबको अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए है, ठीक है, तो सबको पानी का ज़रूरत है। ठीक है, तो इरिगेशन क्या होता है ना, इरिगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप्स को हम अगर रेगुलर इंटरवल्स में अगर हम पानी सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इरिगेशन। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, इरिगेशन। तो ये जो हम इरिगेशन करते हैं, ये इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी और टाइम होता है, ठीक है, ये जो इरिगेशन हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी करते हैं क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन। सीजन टू सीजन अगर देखें तो देखो, जब समर सीजन होती है उस टाइम ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो पानी रहते हैं वो इवापोरेट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए समर सीजन में ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अगर देखें हम रेनी सीजन, तो इस टाइम तो पानी वेदर में क्या होता है, ज़्यादातर मॉइस्चर रहते हैं, तो इस टाइम पानी का ज़रूरत कम पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे सॉइल टू सॉइल, कैसे सॉइल टू सॉइल में वेरी करते हैं, देखो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के सॉइल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सॉइल्स होती है, ऐसा कुछ टाइप का सॉइल होती है जिसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ते हैं, और ऐसा कुछ सॉइल होती है जिसको कम पानी का ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर के ऊपर वेरी करते हैं। तो हम तो इरिगेशन क्या होता है वो तो समझ लिया, और इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी और टाइम ये कौन सा चीज़ में डिपेंड करते हैं वो भी हम समझ लिया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो हम इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है ना, तो ये पानी हम कहाँ से लाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से हम पानी लाएंगे। देखो वेल्स, ठीक है, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनल्स, यहाँ से हम पानी को हम ला सकते हैं। ठीक है, ये जो वेल्स होती है, ट्यूबवेल्स होती है, पॉन्ड्स होती है, ये पानी का सोर्सेस होती है। ओके, अभी हम देखेंगे कि हम जब इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन करने के लिए कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, जो मेथड्स के जरिए हम इरिगेशन फील्ड में करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स है और कुछ मॉडर्न मेथड्स है। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद मॉडर्न मेथड के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलो, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो देखो, जो वेल्स, लेक्स और कैनल्स रहते हैं उससे हम वाटर को लिफ्ट करके डिफरेंट रीजन में, फील्ड में उसको हम लेके जाते हैं। तो वो जो हम वेल्स और कैनल से हम वाटर को लेके जाते हैं, वो लेके जाने के लिए कुछ मेथड्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे है मोट। ओके, यहाँ पर दिया गया है, जैसे है मोट सिस्टम, और इसको कहा जाता है पुली सिस्टम। ठीक है, तो ये जो मोट सिस्टम क्या होता है, पिक्चर में देख पा रहे हो, मोट सिस्टम में
कि एक बाल्टी है और एक रस्सी है, जो रस्सी में बाल्टी बंधा हुआ है, ठीक है, और एक लीवर है, ठीक है। तो ये मोड सिस्टम होता क्या है, देखो, मोड इज द टाइप ऑफ पुली सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स पुलिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट फ्रॉम द वेल। तो ये जो वेल होती है, कुआं होती है, कुएं का अंदर क्या रहते हैं ना, वाटर रहते हैं, उस वाटर को हम रस्सी में बाल्टी को बांध के उसका अंदर भेज देते हैं, ठीक है, और उससे हम पानी को लाके फील्ड तक उसको पहुंचा देते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को कहा जाता है पुली सिस्टम और मोड सिस्टम, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि चेन सिस्टम, ठीक है, ये सॉरी चेन पंप क्या होता है, देखो, चेन पंप कॉन्सिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय ए चेन। ये जो चेन पंप होता है, यहाँ पर दो बड़ा बड़ा व्हील्स रहते हैं, ठीक है, जो चेन के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। देयर आर बकेट्स अटैच टू द चेन। यहाँ पर देख पा रहे हो पिक्चर में कि चेन में एक बकेट्स, एक बाल्टी वहाँ पर अटैच रहते हैं, और चेन का और एक पार्ट जो होती है वो वाटर सोर्स में डिप्स होती है, ठीक है। जो वाटर सोर्स होती है, ऑयल में जो वाटर रहते हैं उसमें वो डिप्स होती है, ठीक है। तो जब व्हील्स को हम टर्न करते हैं तब ये बकेट पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है। एंड जब चेन ऊपर में आती है उस चेन के साथ, ठीक है, जब वो चेन ऊपर में आती है तब ये वाटर ऊपर में आ जाती है बाल्टी में, ठीक है। जो वाटर आता है उसको हम क्या करते हैं ना, उसको हम फील्ड तक लेके जाते हैं। तो इसको कहा जाता है चेन पंप, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, देखली, देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, देखली ये भी एक ट्रेडिशनल टाइप का इरिगेशन मेथड्स है, जहां पर क्या किया जाता है ना, लिफ्टिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड कंटेनर्स टू द इरिगेशन लैंड। तो यहाँ पर हम रोप्स और कंटेनर्स जैसे बाल्टी को हम यूज करते हैं इरिगेशन लैंड तक पानी को ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है ना, उस रस्सी में बाल्टी को हम बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद उस रस्सी के ज़रिए हम उस बाल्टी को पानी में जो ऑयल होती है उसका अंदर डाल देते हैं, ओके। उसके बाद उस रस्सी के ज़रिए बाल्टी को हम खींच लेते हैं, ठीक है। जो पानी उस बाल्टी में आती है उसको हम इरिगेशन लैंड तक उसको हम पहुंचा देते हैं, राइट। उसके बाद जो है वो है राहत, जिसको हम लीवर सिस्टम कहते हैं। क्या है ये राहत, देखो, राहत यूजेस एनिमल लीवर above the well we tie a large wheel. An ox or cow would turn the wheel to draw the water from the well, okay। क्या बोला गया है ना, ये जो राहत होती है इसमें हम एनिमल्स जैसे काऊ और ऑक्स को यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए ना, ये जो व्हील्स होता है इसको घुमाने के लिए। व्हील के ऊपर हम क्या करते हैं ना, एक बहुत ही बड़ा व्हील को बांध देते हैं, ठीक है। जब कोई भी काऊ और ऑक्स ये व्हील को टर्न करेंगे, ठीक है, तब वाटर क्या होगी ना, वाटर जो व्हील के अंदर वाटर रहते हैं वो ऊपर में आती है, ठीक है। तो ये होती है लीवर सिस्टम और राहत सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर हम 4 सिस्टम के बारे में बात किया, एक है मोड सिस्टम और पुली सिस्टम, उसके बाद है चेन पंप, एंड उसके बाद हमने देखा कि देखली क्या होता है, और उसके बाद देखा कि लीवर सिस्टम और राहत सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ मॉडर्न मेथड्स के बारे में जानेंगे कि ये मॉडर्न मेथड्स को हम कैसे इरिगेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, ओके। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है ना, देखो, कुछ ऐसा जगह है, कुछ ऐसा लैंड है जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, अवेलेबल नहीं होती है। तो उसमें अगर हम क्रॉप्स को पानी देना होगी तो उसके लिए ये जो मॉडर्न मेथड है ये बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे
एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। पिक्चर में देख पा रहे हो स्प्रिंकलर सिस्टम। तो क्या है सिस्टम, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो दिस सिस्टम इज द मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये सिस्टम बहुत ही यूजफुल होती है। कहाँ पर? ये वही लैंड पे यूजफुल होती है जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है? देखो, एक पाइप को हम यूज करके ये जो फील्ड होती है, लैंड होती है, उसका सेंट्रल पोजीशन में एक पाइप के जरिए हम वाटर को ले जाते हैं। ठीक है, क्या बोला ना, ये जो फार्म होती है, जो लैंड होता है, उसका जो सेंट्रल पोजीशन होता है, सेंट्रल लोकेशन होता है, उस लोकेशन में हम पानी को ले जाती है। किसके जरिए ना? पाइप के जरिए हम वो पानी को लेके जाते हैं। ठीक है, वो जो सेंट्रल पोजीशन होता है उसमें एक स्प्रिंकलर को हम प्लेस कर देते हैं, जो वाटर को अक्रॉस द फील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, पिक्चर में देख पा रहे हो, वो जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये होती है, पिक्चर में जो देख पा रहे हो ये है, ये जो सर्कल हमने किया ना, ये है स्प्रिंकलर्स। ठीक है, इस स्प्रिंकलर्स के जरिए हम पानी को अक्रॉस द फील्ड्स, पूरी फील्ड में जितने क्रॉप्स है सब क्रॉप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्प्रिंकलर में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको देखने में कैसा लगता है ना, रेनिंग के जैसा, रेनिंग जैसे हो रहा है। ठीक है, और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं कहाँ पर यूजफुल होती है ना? लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन में ये बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक है, लॉन्स में यूजफुल होती है, कॉफी प्लांटेशन में यूजफुल होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ड्रिप सिस्टम होता क्या है। देखो, ड्रिप सिस्टम होता क्या है, पिक्चर में देख पा रहे हो ड्रिप सिस्टम। ये जो पाइप्स है, यहाँ पर बहुत सारा पाइप्स है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम इज द मोस्ट एफिशिएंट वाटर डिलीवरी सिस्टम। ओके, ये जो ड्रिप सिस्टम होती है ये बहुत ही एफिशिएंट वाटर डिलीवरी सिस्टम होती है। तो ये जो ड्रिप सिस्टम होती है, इस सिस्टम के जरिए हम पानी को, हम वो जो प्लांट्स रहते हैं उसका रूट जोन तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस ड्रिप सिस्टम के जरिए, राइट, वो भी राइट टाइम में और राइट अमाउंट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, वो जो प्लांट्स रहते हैं उस वो फील्ड में, तो उसको एग्जैक्टली जितना पानी का ज़रूरत होता है और जब ज़रूरत होता है वो पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? ड्रिप सिस्टम। देखो, ड्रिप सिस्टम के जरिए हम पानी को वहाँ पर जितने सारी प्लांट्स है उसका रूट जोन में डायरेक्टली पहुँचा देते हैं। ठीक है, वो पाइप का जरिए, वहाँ पर बहुत सारा पाइप बिछा दिया जाता है, तो उसके जरिए वो पानी प्लांट्स का रूट जोन में डायरेक्टली पहुँचा दिया जाता है, वो भी राइट टाइम में और राइट अमाउंट में। उसमें क्या होता है ना, वो जो प्लांट्स होती है उसको जितना ज़रूरत होता है पानी का और जब ज़रूरत होता है वो भी पूरी हो जाती है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो, उसका हम जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। देखो, हम जो क्रॉप्स को सोइंग करते हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसा अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स नेचुरली ग्रो हो जाती है। ठीक है, वो अनडिजायरेबल प्लांट्स को कहा जाता है वेट्स। क्या कहा जाता है? वेट्स। मान लो जो हम राइस को सोइंग किया, देखो राइस को जब सोइंग करते हैं उसके साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी वहाँ पर नेचुरली ग्रो हो जाती है, तो उसको कहते हैं, वो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होती है उसको कहते हैं वेट्स। ठीक है, और ये जो वेट्स का जो रिमूवल करने का जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है वेडिंग। रिमूवल ऑफ वेट्स, इसको कहा जाता है वेडिंग, राइट। तो हम जो वेट्स को जो रिमूव कर रहे हैं, तो ये नेसेसरी क्यों है? रिमूव करने का नेसेसरी क्या है? देखो, ये जो वेट्स होती है और क्रॉप्स होती है दोनों ही लिविंग बींग्स होती है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो पानी का
ज़रूरत है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट सबका ज़रूरत है। बट अगर ये दोनों एक साथ में बढ़ना चाहते हैं तो दोनों अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे। तो इसीलिए ये जो वेट्स होती है इसको रिमूव करना पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इसको नहीं रिमूव करेंगे तो एक क्रॉप नहीं अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक क्रॉप का ग्रोथ होने के लिए ये इफेक्ट करेगा, ओके। सो तो ऐसा कुछ वेट्स भी होती है जो हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं और बहुत ही पॉइजनस भी होती है, वो ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल्स के लिए, राइट। तो इसीलिए ये जो वेट होती है तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो कैसे हम इस वेट्स को रिमूव करेंगे? द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ वेट्स बाय uprooting और कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो तो ये होती है खुरपी, ठीक है, ये होती है खुरपी, राइट। सो देखो क्या बोला गया है ना, ये जो वेट्स होती है इसको हम फिजिकल रिमूविंग प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। कैसे ना, इसको हम अपरूट कर सकते हैं खुरपी के जरिए, ठीक है। और इसको हम क्लोज टू ग्राउंड इसको हम काट सकते हैं, वो टाइम टू टाइम, ओके। टाइम टू टाइम इसको हम अपरूट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्लोज टू द ग्राउंड इसको हम कटिंग भी कर सकते हैं। किसके जरिए ना, खुरपी के जरिए। तो ऐसे हम वेट्स को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, सीड ड्रिल को हम यूज कर सकते हैं। सीड ड्रिल जो होती है उसको हम यूज कर सकते हैं वेट्स को अपरूट करने के लिए, ओके। उसके बाद हमारा मार्केट में बहुत सारा केमिकल अवेलेबल होती है, उसको वेडिसाइड्स कहा जाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं ये वेट्स को रिमूव करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक केमिकल्स है 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके। तो अभी हम देखेंगे हार्वेस्टिंग क्या होता है। देखो, काटिंग अप क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जो क्रॉप्स को हम सोइंग करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ महीने के बाद वो क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है। तो जब ये मैच्योर हो जाती है तब वो क्रॉप्स को हम काटते हैं, ठीक है। तो उस ये जो काटने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हम कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं ना, क्लोज टू द ग्राउंड हम उसको काटते हैं। वो जो क्रॉप्स होती है, मैच्योर क्रॉप्स होती है, उसको हम काटते हैं, ठीक है। ये हार्वेस्टिंग जो करते हैं हम, तो क्रॉप्स का जो मैच्योर होने के लिए कितना टाइम लगता है ना, 3 to 4 मंथ्स जनरली लगते हैं, ठीक है। तो हम किसके ज़रिए हार्वेस्टिंग करते हैं हमारा कंट्री में? तो मैनुअली अगर हार्वेस्टिंग करना है तो वो सिकल, ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो बच्चे के हाथ में जो है वो है सिकल। तो इसके ज़रिए हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और मशीन भी है हार्वेस्टर जिसके ज़रिए हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चप। तो देखो, ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है इसमें क्या करना पड़ता है ना, चाप से ग्रीन सीड्स को सेपरेट करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है थ्रेसिंग करना, थ्रेसिंग, ओके। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन, ओके। तो ये थ्रेसिंग करने के लिए जो मशीन का हेल्प लेते हैं उसको कहा जाता है कॉम्बाइन, ओके, कॉम्बाइन। So, which is in fact a harvester as well as thresher. Farmers with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing. तो जो फार्मर्स होती है तो वो ग्रेन और चप जो होती है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है विनोइंग, ओके। तो लास्ट जो स्टेप्स होती है वो है स्टोरेज। देखो, इफ the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms। देखो, जो क्रॉप्स, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है, ग्रेन्स होती है, अगर उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से रखना होगी तो उसको मॉइस्चर जो होती है, इंसेक्ट जो होती है, रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती है, उससे उसको सेव रखना पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है इसमें
मॉइस्चर होती है, ठीक है। अगर हम फ्रेशली जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है, सीड्स होती है, उसको अगर हम विदाउट ड्राइंग, ठीक है, विदाउट ड्राइंग अगर हम इसको स्टोर कर देंगे तो वो स्पॉयल हो जाएंगे। क्यों ना, उसमें मॉइस्चर है। अगर किसी चीज़ में अगर मॉइस्चर है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होने का चांसेस रहते हैं। अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे तो वो जो ग्रेन्स है वो स्पॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है उसको स्टोर करने के पहले उसको अच्छे से प्रॉपरली उसको ड्राई करना पड़ेगी, ठीक है, सन में, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उसके और अगर वो मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उसमें जो इंसेक्ट होती है, पेस्ट होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम वो हार्वेस्टेड ग्रेन्स को जाके स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये जो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ऑलरेडी तो एक फिनिश हो गया आज, ठीक है। ऑलरेडी हम इस चैप्टर का 3 पार्ट बना दिया, तो ये है 4 पार्ट। ओके, तो इस पार्ट में हम जितना बाकी था तो वो कवर कर दिया, ठीक है। तो अगर किसी ने वो बाकी पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को भी देख लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।